नमस्कार, न्यूज आवर के कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज पहली खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की। पीएम 2 दिन के असम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर एसीजी रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। साथ ही तीसरी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में धर्मलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू जांच की जानकारी मांगी। और चौथे और आखिरी खबर में बात करेंगे महाकुंभ का। कल यानी महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। मंगलवार सुबह से फिर मेले में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आसपास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। ये 2 दिन की इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारत के 140 करोड़ जनता पर है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को सपोर्ट करे। पीएम ने कहा कि आज भारत लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो रही है। नया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक और कॉरिडोर भी अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच हम सभी असम में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि असम नए भविष्य की शुरुआत करने जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की भूमि पर भविष्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम से जोड़ने का ये अभियान है। और चलिए इसी खबर पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नजम हसन राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और जुड़ गए हैं। नजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नजम जी, जिस तरीके से आज असम में पीएम मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया, तो ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया, तो ये कह सकते हैं कि एक असम को बड़ी सौगात है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक असम को आगे ले जाने की पूरी यहाँ पर जो है कवायद की जा रही है। एक असम को नई पहचान मिलती हुई नजर आएगी। जी देखिए, सबसे बड़े वैशाली जी, सबसे बड़ी बात यह है कि असम में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये सेकेंड समिट का उद्घाटन किया, इससे पहले भी आपको याद होगा 3 और 4 फरवरी को 3-4 फरवरी 2018 में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में ये उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। उस वक्त तकरीबन 7 अरब रुपए का निवेश हुआ था वहां पर, और वहां पे ओएनजीसी जैसी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां ने और मुकेश अंबानी ने भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये असम सरकार के लिए ये अच्छा शुभ संकेत है। असम सरकार के जो उस वक्त 2018 के स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा, उस वक्त वो स्वास्थ्य मंत्री थे और आज वो असम सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये आगे जितना निवेश बढ़ेगा, क्योंकि उस वक्त 176 बड़ी कंपनियां निवेश की थी, वहां पे आई थी 2018 में जी। और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि ऑयल जैसी कंपनियां वहां पे है, रेशम का उद्योग है, चाय का काम है, चावल का बड़ा काम है। तो ये शुभ संकेत वहां के लिए, असम के लिए बड़ी सौगात है। और जैसे हम आपको बताते चले, वहां पर असम की जो बात करें तो पर्यटन स्थल भी बहुत है वहां पर जी। तो अब सरकार का काम है कि इस समिट में कितना फायदा होगा, और पिछली जो 2018 के बाद 7वां साल चल रहा है उसमें कितना हुआ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, ये बात बिल्कुल सही है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी बिल्कुल, एक बड़ा तोहफा तो यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर निवेश यहाँ पर होता है, निवेशक आए हैं, उद्योग मिलता है, निवेश बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं असम की और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। असम के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलेगा वहां पे। और जिस तरह से वहां पे रोजगार है, अगर वहां पे सही से हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है जी, वो इस वक्त अपने सही कदमों से सही चाल चल रही है। पिछली बार भी 2018 में जब समिट हुआ था तो सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में था। तो
176 कंपनियां आई थी, ONGC जैसे वहां पे कंपनियां हैं, और आपका नुमलीगढ़ रिफाइनरी भी वहीं पे मौजूद है। तो वहां पे बहुत बड़ी ऑयल की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर जी। तो रोजगार तो बढ़ेगा बढ़ेगा। असम में चाय की बगानें बहुत है वहां पर, तो रोजगार तो वैसे भी असम सरकार आज से नहीं तकरीबन बहुत सालों से वो रोजगार देते चली आई है। और लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, ये सपना वाकई ये हकीकत में ये बदल जाएगा, ये क्या आएगा, क्योंकि असम सरकार को ये नई सौगात मिली है। और हेमंत बिश्व शर्मा कितना इस पे कर पाते हैं, ये तो अब समिट के बाद ही मालूम चलते। बिल्कुल, समिट के बाद ये जानकारी जरूर सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीएम ने यह भी कहा है कि दुनिया का भरोसा 140 करोड़ जनता पर है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जिस तरीके से लोकप्रिय नेता भी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने की हमेशा बात करते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की, मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जी की सोच एक अलग है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि भारत एक अच्छा बिल्कुल शुद्ध जैसे होता है उसकी तरह से रोजगार के लिए बढ़े आगे, और रोजगार में तरक्की के लिए वो दिन ब दिन आगे कहीं ना कहीं अपना काम करते रहते हैं। और उनकी सोच एक सबसे अलग हटकर है। लेकिन असम के लिए नॉर्थ ईस्ट का सबसे, ये जैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ये समिट है इस बार, जो अभी 2025 में हो रहा है। 2018 में भी हुआ था जी। लेकिन 2025 का ये समिट है, ये बहुत बड़ा असम सरकार के लिए सौगात है। और हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, वो कितना इस पे समिट पे कर पाते हैं और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक सौगात जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए नजम जी। चलिए दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर एसीजे रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। एलजीवीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ, पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आप ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर भी हंगामा किया। एलजीवीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे, तब आप विधायकों ने मोदी मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 12 आप विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। चलिए इस खबर पे हम जानकारी लेंगे। अतुल मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जो है आज उसका दूसरा दिन था और यहाँ पर सीएम रेखा ने सदन में एसीजे रिपोर्ट पेश की है और उसमें आपके जो नेता लोग हैं, आपके जो लोग थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि रोक कर रखा गया था, संविधान का ये पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया था, तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगे हैं। देखिए, हम आपको बताएं, सबसे पहले तो आतिशी जी झूठ बोल रही हैं। झूठ इस मामले में बोल रहे। उन्होंने कहा कि मैंने इस रिपोर्ट को पहले भेज दिया था। अगर आपने भेज दिया था तो आज आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि शराब नीति को लेकर हमारी नीति थोड़ी गड़बड़ थी, हमारी आर्थिक स्थिति दिल्ली की नहीं ठीक थी, इसलिए हमने इसको किया। पहला प्रश्न ये हुआ। दूसरे नंबर पर आप कहती हैं एलजी, सीबीआई, ईडी की जांच होनी चाहिए। ये अधिकार आपको किसने दिया भाई? बिल्कुल। आप मुख्यमंत्री थी, कुछ समय के लिए थी, उसके बाद आपने 10 साल राज किया, तब आपको नहीं मालूम था हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है? आपने मोहल्ला क्लिनिक खोली, उसमें लूटमार मचा दी। कितनी क्लिनिक नहीं खुली जिनको आपने कागज के ऊपर दिखा दिया, कितने स्कूल नहीं खुले जिनको कागज के ऊपर। तो क्या कारण है कि 14 पॉइंटों को लेकर सीएजी रिपोर्ट आज पटल पर रखी जा रही है? और आपके विधायक और ये नेता प्रतिपक्ष क्यों घबरा रहे हैं आतिशी जी? उनको आने दीजिए। बिल्कुल। जब सामने आएगी तो पानी का पानी और दूध का दूध और पानी का पानी। आपने यमुना की सफाई के लिए कितने हजार करोड़ रुपए ले डाले, कितनी आपने सफाई कर दी। यही केजरीवाल इस चुनाव के पहले जब चुनाव हुआ तो बोले मैं 5 साल और मांगता हूँ, मैं ऐसा बना दूंगा कि बच्चे बगल में खेलने जाएंगे और मैं उसको कॉरिडोर और इस तरीके सब कुछ कह डाला इन्होंने। जी। 5 साल क्या किया आपने? वो पैसे कहाँ चले गए? तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है
कि एक एक पैसे का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो देना जानते हैं, चुनाव में पटल के ऊपर हर जगह पर देना जानते, तो इनको भी देना पड़ेगा। ये पैसा आपका नहीं है जी, ये पैसा सरकार का है और जनता का है। इस चीज का इनको ख्याल रखना चाहिए था। आप शुरुआत से झूठ बोलते चले आ रहे, तो कैसे कोई विश्वास आप पे करेगा भाई? आपने जब सरकार आपकी बननी थी, अन्ना हजारे जी के साथ में आप बैठे थे, आपने अपने फ्यूचर को वहां से डेवलप कर लिया, फिर आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, तो दिल्ली की जनता कितने समय तक बेवकूफ बनेगी? बिल्कुल। 10 साल वो बन चुकी, 5 साल आपने यमुना के लिए मांगा, मोहल्ला क्लिनिक। आज वही मनीष सिसोदिया जी पंजाब पहुंच जाते हैं जी। किस अधिकार से आप पंजाब चले जाते हो? इसलिए चले जाते हो वहां आपकी सरकार है, तो वहां का शिक्षा मंत्री क्या करेगा? बिल्कुल। आप हारे हुए विधायक, आप में कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं हो, आप वहां पहुंचते हो और वहां से भी आप बेइज्जती उठा के आते हो। तो देखिए, हम आपको मैडम बिल्कुल स्पष्ट बता दें, जिस दिन ये रिपोर्ट खुलेगी तो दिल्ली की जनता नहीं, मैं दिल्ली के साथ साथ पंजाब की जनता को भी लेता हूं। आतिशी जी कहती हैं, आतिशी जी से पूछा जाए कि इतने साल से पंजाब में सरकार है, आपने कितने पैसे लोगों को दे दिए? आप 2500 रुपए के लिए आ गई, लेकिन आपको रूल्स रेगुलेशन मालूम होने चाहिए ना कि उसको पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद वो कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट उसको पास करेगी, फिर वो दूसरे ढंग से लिया, तो पूरा सिस्टम है। तो आतिशी जी पता नहीं किस तरीके से मुख्यमंत्री इन्होंने बना दिया और मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थी। उसी का नतीजा है कि देखिए आप पार्टी हार गई और ये पूर्व मुख्यमंत्री हो गई। बिल्कुल कह सकते हैं कि सवाल तो उठेंगे, लेकिन अतुल जी जिस तरीके से सत्र हंगामेदार यहाँ पर नजर आ रहा है, इससे पहले विपक्ष आपने ये भी आरोप लगाए थे कि सीएम हाउस से भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियों को, जो तस्वीरें जो लगी थी, वो हटा दिया गया था। हालांकि इसका जवाब बीजेपी ने पलटवार करते हुए तुरंत ही एक वीडियो जारी करके दिखा दिया था कि यहाँ पर जो तस्वीरें अपनी जगह पर लगी हैं, लेकिन इस तरीके के इल्जाम लगातार इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, इल्जाम हमने आप मैडम ये शुरुआत से बिल प्लानिंग से चले, लेकिन इसका जवाब क्या दिया गया? उन्होंने कहा कि मैंने फोटोओं का स्थान बदला है, फोटोएं नहीं हटाई हैं जी, फोटोओं का स्थान बदला है जी जी। आप कितनी राजनीति गंदी करेंगी भाई? आप मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ कुंभ की तरफ जी जी। इस 70 करोड़ जनता आज कुंभ में जा रही है, ठीक? आपने कभी ये नहीं बताया कि हज पर जो है 1 करोड़ 40 लाख खाली आदमी जाता है जी। कहीं ना कहीं इस चीज को भी इनको अब समझना पड़ेगा। फिर मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत की जनता सजग हो गई है, पढ़ी लिखी जनता है, 65% यंग जनरेशन है, उस चीज को समझती कि हमारे भविष्य को कौन बना सकता है। 5वीं शक्ति बन गई आप आर्थिक तौर पे, 3री फिर मैडम बनेंगी। और हम तो कह रहे मोदी जी कह रहे थे कि मैं 27 में, मुझे तो लगता है कि 25 के लास्ट में, 26 के पहले में लोग बन जाएंगे जी। तो सारे देश, जितने देश इस चीज को भली भांति जानते हैं कि भारत इस समय कितनी तेज बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, और उस चीज को विपक्षी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसको अगर बर्दाश्त करने की क्षमता हो तो ब्लेम लगाना ही बंद कर देगा। उनको खाली अपनी जेब भरनी है, लेकिन मोदी जी और योगी जी को जेब नहीं भरनी है। उनको ये दिखाना है कि हम किस तरीके से सरकार चलाते हैं और जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने कहा कि ये दिखाना नहीं है, सिर्फ ये दिखाना है कि हम किस तरीके से देश को चलाते हैं, और लगातार आप ऐसे झूठे जो आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमको पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में धर्मलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के खिलाफ ACB EOW जांच की जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि कितनी जांच लंबित है और सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जवाब में सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, कोई भी दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। हमने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। चलिए इस खबर पे हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मनहर रायपुर से जुड़ गए। प्रवीण, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र चल रहा है, दूसरा दिन है आज, लेकिन पूरी तरीके से विपक्ष और आमने सामने पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से नजर आ रहा है, हंगामेदार ये सत्र पूरा दिखाई पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आज भी काफी हंगामेदार विधानसभा सत्र रहा, क्योंकि जिस तरीके से आज सदन में कई मुद्दों पर जो है पक्ष विपक्ष है वो दोनों के बीच में हंगामा होते नजर आया। अगर हम बात करें तो आज का जो प्रमुख मुद्दा है विपक्ष
जो है कच्ची शराब का मुद्दा को लेकर जो है सदन में हंगामेवार रहा। प्रश्नकाल के दौरान जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर चरणदास महंत हो, ये तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कच्ची शराब का मुद्दा उठाया था। इसको लेकर जो है सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी दिया गया। हालांकि अगर हम सत्ता पक्ष की ओर से अगर बात करें तो आज जो है धर्मलाल कौशिक जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो है राज्य सेवा के जो अधिकारी हैं उनको EWS और जो ACB पर जो FIR हैं जी, उनका किस तरीके से काम हो रहा है, उन पर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उनको किस तरीके से जो है तमाम चीजों पर जो है वो संलिप्तता पाए जाने पर कैसे उनको जो है सरकार कैसे बर्खास्त कर रही है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये तमाम चीजों को लेकर जो है प्रश्नकाल पे अपना जो है वो प्रश्न लगाया था। हालांकि इसके जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णु की जो सुशासन है, सरकार है, वो 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा जो कहीं न कहीं लापरवाही बरता है, जो लापरवाही में बरतने की जिसकी शिकायत मिली है, जिनके ऊपर FIR हैं, जिनके ऊपर कई कार्रवाई चल रही है, ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं न कहीं इस पर कार्रवाई होते हुए नजर आएगा। हालांकि अब तक कितने जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर FIR है, जिनके ऊपर मामला जो है लंबित, ऐसे तमाम चीजों को लेकर जो है वो धर्मलाल कौशिक ने जानकारी मांगी है। हालांकि भी जो है वो जानकारी सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हुए नजर आए कि ऐसे अधिकारी को हमारी सरकार बख्शा नहीं जाएगा और 0 टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय पर ऐसे अधिकारी को पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, पूरा ही सत्र हंगामेदार है, हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष ये ही मांग उठाती हुई नजर आती है, कानूनी कार्रवाई की बात करती है, साथ ही साथ कई मुद्दों को, किसान मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो या विपक्ष उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लगातार ऐसे मुद्दे सदन में उठाए जा रहे हैं जिसको लेकर यहाँ पर विष्णुदेव सरकार ये कहती हुई नजर आती है हमेशा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई हो रही है, चाहे किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे रोजगार से जुड़ा मुद्दा, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से इस पर हावी नजर आती है। देखिए साले, निश्चित तौर पे जब विधानसभा सत्र होता है तो विपक्ष ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जो सत्ता पक्षों को जिससे घेर सके। आपको बता दें कि लगातार कल जो है विधायक दल की बैठक हुई कांग्रेस के, उस पर जो है रणनीति बनाया गया कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा, क्या क्या मुद्दे होंगे जो विधानसभा में उठाया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कल जो है विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल में तमाम जो भारतीय जनता के पार्टी के जो विधायक है उनको कहीं न कहीं तमाम जवाबों को जवाब कैसे देना है, किस तरीके से अपने जो सवाल हैं वो पटल पे रखना है, ये तमाम चीजों को लेकर लगातार सरकार, सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, वो दोनों अपने अपने जो विधायक है उनको कहीं न कहीं जो है वो सिखाते हुए नजर आते हैं। और अगर हम विधानसभा सत्र की बात करें तो आज जो है विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और इस बजट सत्र में लगातार जो है वो बैठकों के दौर कल से चालू हो गया है और आज दूसरे दिन भी कहीं न कहीं विधानसभा सत्र के सदन के अंदर काफी हंगामेदार रहा, चाहे वो कच्ची शराब का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, रेत का मुद्दा हो, जो है धान खरीदी का मुद्दा हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आती है और इस पर जो है कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जवाबदेही मंत्री हैं, वो विपक्षों के सवाल देते हुए नजर आते हैं। तो ये निश्चित तौर पे कहें कि सत्र जैसे शुरू होता है तब किसानों के मुद्दा हो, चाहे प्रदेश के कोई ऐसे मुद्दे हों जिन पर कई बड़ी घटनाएं घटी हुई, तमाम चीजों को लेकर जो है विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसको घेरते हुए नजर आती है और ऐसे मुद्दों को लगातार विपक्ष वो सदन के अंदर उठाते हुए नजर आते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि आज इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत हो, महंत जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो कच्ची शराब, जिस तरीके से बिलासपुर के एक गांव में कच्ची शराब से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसको लेकर जो है आज सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और उस पर किस तरीके से कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है, किन किन के ऊपर कार्रवाई किया गया है, क्या अब तक जो है पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में जो है सामने आए हैं, किसने इस कच्ची शराब उसको दिलाया थे, तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरते हुए नजर आई। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जरूर यहाँ पर सदन को हंगामेदार बनाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण हमसे जुड़ने के लिए। महाकुंभ का कल महाशिवरात्रि को लेकर आखिरी दिन है। आपको बता दें मंगलवार सुबह से फिर मेले में जबरदस्त भीड़ है। आसपास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं।
प्रयागराज शहर में सभी एंट्री पॉइंट पर जाम लगा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे वाहनों को निकाल रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आज शाम 6 बजे से प्रयागराज कमिश्नरेट यानी शहर के नो जोन व्हीकल जोन घोषित कर दिया है और शाम को कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। वहीं मेला क्षेत्र शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन हो जाएगा। हालांकि भीड़ को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में जरूर रोका गया है। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु नजदीकी घाट पर स्नान करें और घर जाएं। आज दोपहर 12 बजे तक 68.31 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स तैनात किया गया है। कह सकते हैं कि महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पर देखने को मिला। कल 26 फरवरी महाकुंभ का आखिरी दिन है। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भी ये बता दें कि श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इन आखिरी दिनों में जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको लेकर नो व्हीकल जोन क्षेत्र में घोषित किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी रखने की बात की। जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको लेकर बैठक में दिशा निर्देश जारी करते उन्होंने कहा है कि यात्रियों को किसी भी तरीके की, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। कल आखिरी स्नान भी है। इसको लेकर लगातार भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। भारी वाहनों को पहले ही रोक दिया गया है। 10 किलोमीटर पहले ही वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आखिरी दिन भी जिस तरीके से संगम में स्नान करने के लिए लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, उसको लेकर सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से अपील की है कि नजदीकी घाट पर ही स्नान करें और वापस चले जाएं। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए फोर्सों को तैनात कर दिया गया है। आखिरी दिन भी सीएम योगी अपनी बैठक को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर सजग नजर आए हैं। साफ ही ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो एरिया है, पूरा एरिया को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है सीएम योगी की तरफ से कि यहाँ पर किसी भी तरीके की भीड़ ना जुटाएं। जो नजदीकी घाट पड़े उस पर ही स्नान करें और अपने घर वापस चले जाएं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सीएम योगी यहाँ पर पूरे महाकुंभ के दौरान लगातार प्रयागराज का दौरा करते हुए नजर आए, लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। समय समय पर जाकर जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, उन पर भी पूरी तरीके से निगरानी रखते हुए नजर आए। हालातों का जायजा पल पल यहाँ पर सीएम योगी लेते हुए नजर आए, अधिकारियों के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि कई जो है श्रद्धालु, ऐसे करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कई मशहूर हस्तियों ने, नेताओं ने यहाँ पर स्नान किया, लेकिन सभी को लेकर सीएम योगी पूरी तरीके से यहाँ पर सजग नजर आए हैं। और कल यहाँ पर स्नान है, इसको लेकर भी पूरी तैयारी सीएम योगी की तरफ से की गई है। नो व्हीकल जोन क्षेत्र को घोषित किया गया है। 10 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया गया है। साथ ही शाम तक यहाँ पर गाड़ियों को रोका गया है, गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और साथ ही साथ श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि जो नजदीकी घाट है आप उन पर जाकर स्नान कर ले। तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के महाशिवरात्रि के साथ ही यहाँ पर अब जो है महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तो चलिए 4 बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।